सबसे सुंदर दिखाई देगा व्हाइट पे। समझ में आया? देखो कल हम दो चीज पढ़े थे। एक लिखे थे हम ई सेल बराबर क्या लिखे थे? ई कैथोड और माइनस में ई एनोड, ठीक है ना, ई एनोड। एक तो यह लिखे थे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ई सेल बराबर, और एक लिखे थे एकदम ऐसे ही लिखे थे। वो क्या था जी? हम लिखे थे ई नॉट सेल बराबर, क्या लिखे थे? ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड। ध्यान दो, हम ये क्या लिख रहे हैं वो पता होना चाहिए आप लोग को। ई कैथोड, ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस में ई नॉट एनोड। बात समझ आया? ये दोनों क्या होता है? तो देखो, एक स्टैंडर्ड अर्ध सेल के लिए सेल का ईएमएफ निकालना, सेल का पावर निकालना, सेल का एनर्जी निकालना, जो भी कह दो, ठीक है, स्टैंडर्ड के लिए नीचे वाला। एक है नॉन स्टैंडर्ड के लिए। नॉन स्टैंडर्ड मतलब कि एक ऐसा अर्ध सेल जिसका आपको पता नहीं है कि उसमें आयन कितना है और उसका कंसंट्रेशन कितना है, कुछ पता नहीं है। लेकिन हम बताए थे कल कि यह एक ऐसा सेल के लिए है, स्टैंडर्ड के लिए, STANDRED, स्टैंडर्ड के लिए। किना जी? स्टैंडर्ड अर्ध सेल किसे कहते हैं जी? मानक इलेक्ट्रोड। हमें बता दो, आप लोग पूछ ले रहे हैं, याद करना। मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव सुन लेते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तुम थी कल है? मानक इलेक्ट्रोड विभव याद है? सुना दीजिएगा। कौन सुनाएगी जी? था कोई नहीं सुनाएगा? गजब। हाय, तो सुनाइए। क्या नाम है? तन्नू कुमारी। बताइए, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार मतलब बहुत बार। अब बहुत आसान चीज है, ठीक है ना? चलिए बोलिए। हाँ ठीक है। यदि किसी अर्धसेल में उपस्थित आयन की सांद्रता क्या हो जी? आयन की सांद्रता 1 मोलारता हो। कितना हो? हाँ, कंसंट्रेशन उसका कितना हो? 1 मोलारता। कितना? उसका टेम्परेचर कितना हो? कितना? 298 केल्विन। अच्छा, 298 केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस में बदल के बता दीजिए। 298 में से 273 घटा के देखा जाएगा, कितना आ जाएगा जी? बताइए ना कितना आएगा? 25। तो यह आपका 25 डिग्री सेल्सियस में आया। केल्विन में आया 298 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, इसलिए घटाना पड़ा है, ठीक है ना? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री लिखना पड़ेगा ना, अब जब लिख रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, ये दोनों में रिलेशन होता है, ठीक है ना? इसलिए अगर इसमें से ये घटाएंगे तो वो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा। अब सुनिए, आप लोगों के जो भी क्वेश्चन इस पे रहेगा तो उसमें इसका वैल्यू दिया रहता है। किसका वैल्यू? इस सब का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा स्टैंडर्ड वाला में, लेकिन हमें इसका वैल्यू निकालना रहता है। किसका? ई सेल का। तो उस समय ना इसका पता रहता है ना इसका पता रहता है, ठीक है ना? तो इसका निकालने के लिए एक नया समीकरण का यूज होता है जिसका नाम है, क्या है? हाँ, कि हम क्या सीखेंगे जी? हम कोई नॉन स्टैंडर्ड बैटरी या नॉन स्टैंडर्ड अर्ध सेल का ईएमएफ निकालने के लिए, ई सेल निकालने के लिए, मतलब उसका एनर्जी निकालने के लिए जिस समीकरण का प्रयोग करते हैं उस समीकरण का नया नाम दिया गया जिसका नाम था निनॉट समीकरण।
क्या था? नेनॉट समीकरण, ठीक ना। तो हम अब वही सीखेंगे यहां पे जिसका नाम है इक्वेशन। इसमें दिखाई दे रहा है? सही है। अच्छा, लेकिन इसमें ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। नेनॉट्स इक्वेशन, ठीक है ना। तो नेनॉट्स इक्वेशन कहते किसे है जी? उसको आप पहले लिख लीजिए, लिखिएगा। क्या हुआ? लिखिएगा नॉन स्टैंडर्ड अर्ध सेल नॉन स्टैंडर्ड अर्ध सेल का ई सेल निकालने के लिए जिस समीकरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, उसे हम नेनॉट समीकरण कहते हैं। नेनॉट समीकरण बराबर, ध्यान देना, ई सेल बराबर क्या होगा जी? यहाँ यह फॉर्मूला पूछता है कि नेनॉट समीकरण निम्नलिखित में कौन है। 4 गो ऑप्शन रहेगा, आपको सही ऑप्शन चुनना रहता है। बात समझ आया? तो इसका अलग अलग टाइप भी देख सकते हैं कि इस फॉर्म में दे सकता है। बात समझ आया? तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस में, ध्यान देना, RT बटा NF LNE कंसंट्रेशन ऑफ, यहां पे देखो ना जी, कहां देख रहे लोग, कंसंट्रेशन ऑफ M बटा कंसंट्रेशन ऑफ M के पावर N प्लस। अब यह आप लोगों को कुछ बड़ा सा दिखाई देता होगा, लेकिन हम इसको धीरे धीरे छोटा करेंगे, ठीक है ना। इसमें तो सही बात है, दिखाई दे क्या? हाँ बिल्कुल, समीकरण यही है, ठीक है ना, समीकरण यही है। इतना हुआ। अब देखिए, इसको समझेंगे कि जहां कौन क्या है जी, इसको ऊपर कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। हम यहां पे, चलिए जी, यहां पे हम लिखेंगे, ये शायद रहेगा, अच्छा, जहां, ठीक है ना, जहां देखिए क्या था जी, ई सेल है पहला, बात नहीं जी, ये क्या है? ई सेल है ना, लिखिएगा ई सेल बराबर अर्ध सेल का विभव, अर्ध क्या लिखिएगा? अर्ध सेल का विभव, ठीक है ना। एक क्या है? ई नॉट सेल है ना जी, ई नॉट सेल जो लिखा है इसको लिखिएगा मानक अर्ध सेल का विभव। क्या लिखिएगा? मानक अर्ध सेल का विभव, मानक अर्ध सेल का विभव। उसके बाद से लिखा है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट इसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू हम लोग यूज करेंगे जनरली 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद से लिखा है टी, मतलब कि टेम्परेचर, टी मतलब कि तापमान, टेम्परेचर, जो भी यहां पे तापमान लिखेंगे जनरली रूम टेम्परेचर पे जो हम लोग बात करते हैं, ठीक ना, बिल्कुल हटेंगे भाई। उसके बाद से यहां पे क्या आ जाएगा? एफ क्या है?
एफ बता दो, आप लोग बताए थे हम एफ क्या होता, फैराडे कांस्टेंट होता है ना, जिसका वैल्यू कितना आता है, जिसका वैल्यू हाँ 96,500। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 96,500 कूलम की ना जी। उसके बाद से क्या है, एन है, तो नंबर ऑफ जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वही होता, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। अच्छा एलिन क्या होता है, एलिन ई, तो लॉग का एक फॉर्म होता, उसको हम लिख दे रहे हैं, तब तक इतना नोट करिए, उसको हम नीचे लिख दे रहे हैं। बात समझ आया जी? हाँ टेम्परेचर लिखे, बोलो। कहाँ जी? आर बराबर रेट कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट लिखिए, गैस कांस्टेंट जी ए, उसके बाद से GA गैस कांस्टेंट है 8.314 है, ठीक है ना, जूल जे पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना। उसके बाद से क्या बताओ, एम बराबर एन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, टी बराबर टेम्परेचर तापमान, केल्विन में रहता है जी। एम बराबर धातु का सांद्रण, क्या लिखना, जहां एम का बात आएगा इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर दे रहे हैं, और अब फिर लिखेंगे एम बराबर, जो यहां पे लिखे ना कंसंट्रेशन ऑफ एम, क्या बोलते हैं इसको, हाँ कंसंट्रेशन ऑफ एम, मतलब कि धातु का सांद्रण, धातु का सांद्रण, ठीक है ना। उसके बाद से यहां पे लिखना Mn पर प्लस दिया है ना, तो लिखना कि जो बिलियन में आयन रहता था सेल में, धातु के आयन का सांद्रण, क्या लिखना, धातु के आयन का सांद्रण, बात समझाया, और कुछ बाकी नहीं ना रहा। कौन रो रहा है जिसमें, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक सेल से दूसरा सेल में, है ना, या आयनिक धातु था, वह उदासीन होने में जितना इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है उसी की संख्या एन होता है, ठीक है ना। एन बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखिए ना जी, एल कहाँ है इसमें, हाँ एल ई, लॉग का एक फॉर्म होता, ठीक ना। अच्छा उसको रहने दो, हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान देना। अब सुनिए जी कहानी, अब इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं हम, फिर से लिखिएगा इसको, देखिएगा अगर डायरेक्ट इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे तो दिक्कत कहां कहां होता है। देखिए दिक्कत इसमें, लेकिन यह एक कांस्टेंट होता है, यह भी दिया रहता है, यह भी एक कांस्टेंट होता है, ठीक ना, या इसको चेंज करने में दिक्कत आता है, तो ध्यान देना। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्यों सिंप्लीफाई करेंगे, जब भी क्वेश्चन देगा तो इतना सारा वैल्यू रख करके आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो सब क्या होगा, घचपच हो जाएगा, बात समझ आया। तो आप उसमें ना फंसे, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इस पहले हम इसको तोड़ेंगे, और ठीक है ना। तो चलिए तोड़ना शुरू किया जाए। तो क्या किया जाए, पहले फिर से लिखिएगा, ई सेल बराबर, हम ही को दिखाई नहीं दे रहा जी,
ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस में आर टी बटा में एन एफ एल एन ई कंसंट्रेशन ऑफ एम बटा कंसंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस, हो जाएगा ना। ध्यान देना, लॉग का नियम वगैरह पढ़े हैं जी? अगर लॉग नहीं पढ़े हैं तो हमें पढ़ाना पड़ेगा। लॉग पढ़े कभी 9th में या 10th में? लॉग फिजिक्स के बेसिक में पढ़े थे, तो लॉग हम परसों पढ़ा देंगे, ठीक है? तो आज तो इसी में तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके आगे देखिएगा, फिर लिखेंगे ई सेल बराबर, दिखाई इधर दे रहा है जी, ई सेल बराबर क्या आ जाएगा, देखना यहाँ पे हम एक चेंज करने वाले हैं। जब भी यह लॉग में रूल है, ठीक है ना, कि जब भी यह पलटेगा तो यहाँ का माइनस चिन्ह है वह प्लस में आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस में आर टी बाटा एन एफ, क्या आ जाएगा, एन एफ, और यहाँ पे एल एन ई कंसंट्रेशन ऑफ एम, नहीं, हाँ ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एम एन पर प्लस बटा कंसंट्रेशन ऑफ एम। अरे भाई हम क्या यहाँ पे बदले हैं, सिर्फ साइन बदले हैं। यहाँ पे माइनस है ना और यहाँ पे प्लस हो गया, क्यों हुआ है, क्योंकि हम इसको ऊपर नीचे किए हैं, जो ऊपर था उसको नीचे, जो नीचे था उसको हम ऊपर लिखे, इसलिए यहाँ जो माइनस था वो प्लस में चेंज हो गया, ये रूल कहता है, ठीक है ना। जिस दिन लॉग का रूल पढ़ेंगे उस दिन और ज्यादा समझ में आएगा। फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ई सेल बराबर ध्यान देना ई नॉट सेल प्लस में, अब देखना आर टी बटा में एन एफ, और इसको हम जैसे लॉग में बदलेंगे तो एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, 2.303 और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एम एन पर प्लस बटा, बात नहीं जी, इधर क्या नाम है उसका, करण कुमार, आप थोड़ा ज्यादा यहाँ फोकस कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर एम एन पर 2 प्लस बटा में कंसंट्रेशन ऑफ एम। अब यह सिंप्लीफाई हो रहा है, एलएन से लॉग में आ रहा है, एलएन से लॉग में आ रहा है, ठीक है ना। अब फिर इसको हम क्या करेंगे, ई सेल बराबर कंसंट्रेशन ऑफ, नहीं क्या बोलते, ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस में आर टी बाटा में एन एफ, और क्या हो जाएगा, चाहे एक काम करते हैं, इसको ना, इसको ध्यान दीजिएगा, एक नया चीज, जब भी आपसे एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित समीकरण है, तो भाई ऑप्शन में यह भी हो सकता है और ऑप्शन में यह भी हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है मतलब कि दोनों में से कोनो एक हो, एक और नीचे लिखने वाले हैं वो भी हो सकता है, एक और नीचे लिखने वाले हैं वह भी हो सकता है, ठीक है ना। अब सुनिए, अब इसको हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, चलिए नोट कर लीजिएगा। अच्छा अब एक बात बताइए हमें, जो पूछेंगे वो बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यह जो है एक कांस्टेंट है, टेम्परेचर को हम एक कांस्टेंट मानेंगे जो रूम टेम्परेचर होता है। एफ साहब क्या है, एक कांस्टेंट है, यह भी एक क्या है, कांस्टेंट है। सारा कांस्टेंट को हम एक में बदलने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लिख दे रहे हैं कि एट द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक ना। रूम होता है ना जी, टेम्परेचर TEMPRETURE एंड प्रेशर। तो एट द रूम टेम्परेचर, अच्छा रूम टेम्परेचर पर टी का वैल्यू कितना आता है जी, 298 केल्विन होता है। कितना होता है, 298 केल्विन, जनरली 25 डिग्री सेल्सियस। यह आपका केमिस्ट्री मान के चलता है ऐसा, ठीक ना। अब सुनिए, अगर जो हम लिख दें कि R के जगह, यहां पे देखिए, यदि R के जगह कितना रख दें, 8.314, ठीक ना।
उसके बाद से क्या है जब एफ के जगह क्या कर दे, हाँ एफ के जगह 96,500 कर दे। तो उसके बाद से यहाँ पे 2.303 जो है इस सब को जब कैलकुलेट किया गया, गुना किया गया, मतलब क्या, इसमें r इंटू टी किया गया, फिर 3.303 किया गया, उसके बाद से भाग दिया गया 96,500 से, तब हमें एक फाइनल रिजल्ट मिला। और वह जो रिजल्ट था वह था, ध्यान दीजिएगा, वह था यह ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस में 0.0591 बाटा में n लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ mn पर प्लस अब बाटा में कंसंट्रेशन ऑफ m। यह भी एक निनॉट समीकरण का रूप ही होता है। बात समझ आया? इसमें सही है क्या? ना अब सुनिए, जब भी क्वेश्चन देगा तो यह बड़ी सिंपल सा है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। n का वैल्यू पता चल जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन, अगर हम बोले, ध्यान दीजिएगा, n का वैल्यू कैसे पता चलेगा कि अगर हमें Cu पर 2 प्लस है, ध्यान दो, Cu पर 2 प्लस है, हम बोले कै गो इलेक्ट्रॉन लेगा यह, तो आपको तो पता है कि भाई 2 गो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पे तो n के जगह 2 हो गया, कहानी खत्म। तो यह भी पता चल जाएगा, तो n का वैल्यू पता चल गया, लॉग पढ़ाएंगे, लॉग निकलना आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ m दिया रहेगा और कंसंट्रेशन ऑफ m आयन भी दिया रहेगा, तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आप फंस सकते थे क्योंकि बहुत ज्यादा ये लेंदी था, ठीक है ना। तो अब आप इसको बिल्कुल नोट कर सकते हैं, हाँ नीचे कर देला, हाँ तो चलिए, तो हम कहाँ शुरू किए थे, आप लोग को पता होना चाहिए कहां से, क्या, और ऊपर और नीचे हो गया, क्या, जहां तक पहले आप नोट कर चुके हैं, ठीक है ना। हाँ यही सवाल सही पूछा है अभी, नहीं इसी को बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको ना, पूरा रामायण खत्म और सीता किसका बाप। जब क्लास छोड़ छोड़ के आइएगा, हाँ बोलिए, अब रुकिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अच्छा हमसे कैमरा इधर उधर नहीं जा रहा है जी, क्या बात तो सही है। अच्छा हो सकता है ऐसे उठा के करेंगे तो, ओहो ऐसे उठा के करने जा रहा है, नहीं सबका दिखाई दे रहा है जी, नहीं नहीं ऐसे करने से इधर घूमेगा, हाँ एक बार ऐसे घुमा देने हैं, चलिए कॉपी भी दिखाई दे रहा है कि कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है, आई भी पता चल रहा है कि क्या लिख रहा है लोग, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्या लिख रहा है लोग ये भी पता चल रहा है हमें। ऊपर इसका भी कॉपी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अगर इसको जूम भी हो जा रहा है, यह अभी लिख रही है ई सेल बराबर ई नॉट सेल NF RT बटा NF, जिसका कॉपी जूम हुआ है। अगर हम इसको 1 दाबेंगे तो
अपना जगह पे आ जाएगा। चलिए जी, थोड़ा सा ऊपर करें, थोड़ा सा छोटा भी करेंगे तो चलेगा। एकदम यह परफेक्ट है ना? नहीं दिखाई दे रहा? चलिए चलिए, आँख कैसे खराब हो जाएगा मूर्ख लड़का। अब जिसको नहीं दिखाई देगा तो बोलेगी नहीं। ये वीडियो जल्दी इस पे क्वेश्चन भी करवाना होगा। ऐसा लिख सकते हैं, ये कलर चल रहा है ना, ई सेल बराबर यहाँ पे लास्ट ई नॉट सेल प्लस में 0.0591 बटा में n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। एनसीटी किताब में दिया है कि नहीं? रिएक्टेंट होना चाहिए, ठीक ना? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यह कब समझ में आएगा? जब एक दो इक्वेशन पे चलेगा तब। तो इसको भी आप लोग घेर के कॉपी में रख सकते। इसको भी चलिए लीजिए, हट गए, ठीक है ना? क्या पी प्रोडक्ट मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कोई रिएक्शन रहेगा। आप लोग तो 10th में पढ़े थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तब काहे पढ़ रहे हैं? हाँ सही बात है, अभिकारक और उत्पाद था ना जी। अभिकारक और उत्पाद जो भी था वही था। यहाँ पे कितना देरी का हो गया होगा पता नहीं चल रहा है, ठीक? 29 शायद 29 मिनट का होगा, नहीं पता चल रहा, ठीक है? इतना हुआ तो आप लोग क्वेश्चन लिख लो, घर से याद करके लाना। बिल्कुल, पहला लिखना कोलराउस का नियम, पहला लिखना कोलराउस का नियम, घर से लिख करके और याद करके लाना है और सुनाना है और दिखाना है। पहला आप लोग मत बोलना, हम एक क्वेश्चन को 3 बार रिपीट करेंगे। पहला कोलराउस का नियम, दूसरी का बार रिपीट कर रहे हैं कोलराउस का नियम, और लास्ट बार रिपीट कर रहे हैं कोलराउस का नियम। तीसरी का मोलर चालकत्व, दूसरी का क्वेश्चन मोलर चालकत्व, दूसरा क्वेश्चन मोलर चालकत्व, दूसरा क्वेश्चन क्या बोले हैं? मोलर चालकत्व। तीसरी का लिखिएगा क्वेश्चन चालकत्व किसे कहते हैं? चालकत्व किसे कहते हैं? उसके बाद लिखिएगा फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम।